अस्सलाम वालेकुम, 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। सोसाइटी में हर तरफ जो है वो नशे की लत इतनी आम हो चुकी है कि इसमें ना नशा देखते हैं कि क्या एज है, बच्चे हैं तो वो इसके आदी बन रहे हैं, अगर नौजवान की बात करें, लड़कियां हैं लड़के हैं तो वो इसके आदी बन रहे हैं। लेकिन इसमें कानून क्या कहता है, क्या कवानीन जो है वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या जो है वो सद्देबाब किया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मलिक सलमान जो कि बैरिस्टर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज इतनी इंक्रीज क्यों होती जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ड्रग एडिक्शन है छोटे बच्चों में भी अब तो ये चीज शुरू हो गई है, तो क्या हमें कोई इस तरह की चीजों में अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहेगी? कमी कहाँ पे आ रही है? सोसाइटी में जब कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और इस सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने ही हैं। जहां तक बात रही बच्चों की, तो बच्चों के ऊपर तो वैसे भी इतना कोई ध्यान रहा नहीं है, ना पेरेंट्स का रहा है, ना स्कूलिंग वैसी रही है और उनकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस टाइम। मोबाइल्स उनके हाथ में है, टैब उनके हाथ में है और उनकी एक्सेस बहुत ज्यादा है। फिर ये कि ये जो क्राइम है ड्रग्स का, ये ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ही बुरी सी चीज में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये इंतहाई अट्रैक्शन क्रिएट करके आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। लेट्स से कि अगर किसी को टॉफी भी देनी है बच्चे को, तो वो टॉफी हमारे ख्याल में आता है कि वो खुली टॉफियां होंगी, वो बहुत अच्छी रैप की हुई टॉफी होती है जो अट्रैक्शन क्रिएट करती है और फिर उसको दी जाती है और इस तरह वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है ताकि वो उसकी तरफ माइल हो जाए। अब बात करते हैं अगर हम बच्चों से, स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, बेसिकली आजकल जिसका फरोग चल रहा है वो तो है आइस, और आइस तो इस बुनियाद पे भी दी जा सकती है कि इफ समवन वांट्स टू स्टडी और वो चाहता है कि उसको नींद ना आए और उसका जहन बहुत एक्टिवली काम करे, तो उसको आइस से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है और उसका अपना फेलो करवा सकता है। स्कूल में कोई भी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई भी करवा सकता है और वो वन टाइम उसको दी जाती है और फिर उसको लत लग जाती है और आइस से उसका जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल है। यानी कि हम जब रिहैब की तरफ जाते हैं तो बच्चों को कई चीजों से वापस लाया जा सकता है, लेकिन आइस से बहुत मुश्किल है क्योंकि वो उसकी लत में पड़ जाते हैं और फिर वो खुद उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाती है। फिर ये कि एक्सेस बहुत ज्यादा है। अब एक्सेस के लिए एप्स इस टाइम बन चुकी हैं, आप ऐप डाउनलोड करें और उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं कि जी आपको कितनी मिकदार की ड्रग कहाँ पे चाहिए। ऑर्डर भी की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल माल रोड है, माल रोड पे जो एक बंदा सप्लाई कर रहा है उसका काम ये नहीं है कि सिर्फ उसने एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी को माल रोड पे करना है, वो वहाँ जितने स्कूल हैं वो वहाँ भी सप्लाई कर रहा है, कॉलेज भी कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी कर रहा है। तो क्या स्कूल्स हमारे इतने लापरवाह हो गए हैं, बिल्कुल उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं मैनेजमेंट ने कि खुलेआम ऐसी चीजें हो रही हैं, फरोग दिया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा? टॉकिंग अबाउट स्कूल, देखें पॉलिसी मौजूद है, कानून मौजूद है, मैकेनिज्म मौजूद है, एक लाइजॉन भी मौजूद है, बट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये अब की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी कह सकता हूँ 80% जो है ना स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी वो हेजिटेट कर रहे हैं कि वो इदारों के साथ मिलकर चलना नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि जी अगर हमारा कोई स्टूडेंट सामने आ गया हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, जबकि उन्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर ये काम बढ़ गया और 3-4 स्टूडेंट्स वैसे ही आपके हो गए, जो कि हर स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में चल रहा है ये मामला, आप जितना मर्जी छुपा लें लेकिन वो बात सामने आ जाती है, तो उस दिन क्या करेंगे आप? तो इट्स बेटर यू गेट इनटू टच विद द एंटी नार्कोटिक फोर्स या काउंटर नार्कोटिक फोर्स या हेल्थ डिपार्टमेंट, आप उसके साथ लाइजॉन क्रिएट करें ताकि वो आपको बता सकें, अवेयर कर सकें और आपको इससे बाहर निकाल सकें। मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं है कि बच्चा जो यूज कर रहा है उसको पकड़ो और जेल में डाल दो। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि अगर कोई बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो वो पेशेंट है, उसका हमने फायदा करना है, उसको हमने इससे बाहर निकालना है, जो सप्लाई कर रहा है हमने उसको पकड़ना है। सो लोगों को ये गलत फहमी है और फिर ये कि तकरीबन कोई 1.5 साल 2 साल से एक पॉलिसी चल रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, किसका नाम आया 2 साल में? अभी तक किसी का भी नाम नहीं आया। लेकिन आप पूछें, स्टैटिस्टिक्स पूछें तो मैं आपको बताता हूँ किस स्कूल, किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी में कितनी मिकदार निकली, कितने बच्चे मुतासिर हैं, बट नाम डिस्क्लोज करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जितने भी हाई प्रोफाइल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा फीसिस है, बहुत स्टैंडर्ड उन्होंने एक मेंटेन किया हुआ है, उनमें ये चीजें ज्यादा हैं। बेसिकली आई कैन से कि वो उनकी अट्रैक्शन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होंगी। देखें वी आर इन अक्टूबर राइट नाउ, दिसंबर में इंस्टीट्यूट्स में कवाली नाइट्स शुरू हो जाएंगी, उनकी डिफरेंट फन फेयर शुरू हो जाएंगे। ये वो एक्टिविटीज या वो इवेंट्स होते हैं जहां पर ये आम सप्लाई की जाती है
और यूनिवर्सिटी के अंदर से या कॉलेज के अंदर से ही इसको जारी किया जाता है मामले को। सो मैं ये समझता हूँ कि अट्रैक्शन इतनी क्रिएट की जाती है कि उनकी एक्सेस में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो आप बड़े बड़े स्कूलों की अगर बात करें, वो बड़े बड़े घरों के जो बच्चे हैं बेसिकली वो उतने ही आजाद होते हैं, उतनी आजाद ख्याल होते हैं। वो को भी मैटर नहीं करता कि क्या करना है। स्मोकिंग तो एक नॉर्मल चीज बन गई है, स्मोकिंग से तो रोका जाता है लेकिन वो एक नॉर्मल चीज बन गई है। वंस यू गेट इनटू स्मोकिंग देन द अदर फेज कम्स इन, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग से इस एज पे नहीं बच रहे तो उससे भी नहीं बचेंगे फिर। तो क्या आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, देखने में आते हैं कि एडिक्शन के हैं, मंशियात के हैं, मंशियात फरोशी के हैं, तो किस तरह के केसेस जो हैं वो सामने आते हैं? क्या पुलिस पकड़ पाती है और कानून सजा दे पाता है? बेसिकली क्राइम बहुत ज्यादा है, और क्राइम आज अगर आप एक टेक्निक उनकी पकड़ते हैं तो दे कम्स विद अनदर। ऐप बन गई है, किसी ने नहीं सोचा होगा कि जी ऐप के जरिए भी ड्रग घर पे आ सकती है। ऐप के जरिए हमने एंटी नार्कोटिक फोर्स ने 60-70 फूड पांडा वाले पकड़े हैं। फूड पैंडा वाले राइडर्स इन्वॉल्व हैं। और अभी पिछले दिनों एक वाकया हुआ है जिसमें रियासत की बड़ी इज्जत भी हुई है, जब सऊदी अरब में एक फैमिली फंस गई थी और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा उस इशू पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मतलब कि रियासत का बड़ी इज्जत हुई थी। वो इज्जत इसलिए हुई थी कि एक फैमिली बाहर फंस गई थी, उसको पाकिस्तान वापस लाए थे, लेकिन आपने देखना है कि वो फंसी कैसे। हमारे ही एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ मुलव्विस था। सो हमारे अंदर से ही लोग हैं जो मुलव्विस होते हैं, कहीं ना कहीं वही सप्लायर होते हैं। वो चंद पैसों के लिए बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल क्या रहा है? पैसा। चाहे वो राइडर है, चाहे वो कोई दुकानदार है, या कोई भी बैठा हुआ है, चाहे वो पिज्जे वाला है, वो जो पिज्जे के नीचे ये पुड़ी रख के सप्लाई कर रहा है घरों में, इन द एंड उसको पैसे मिल रहे हैं, चंद पैसों के बस वो जहर बेच रहा है। सो वी आर गोइंग आफ्टर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, बट एक चेन को पकड़ना जरूरी होता है। आपने बात की उस खातून की जो सऊदीया से जिन्हें रिलीफ मिला था, लेकिन उन्हीं ने ये बताया था कि वहाँ पे बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। इवन वहाँ पे बेबी बर्थ भी जेल में ही हो गई है, लेकिन उनके पीछे आने वाला कोई नहीं है। तो उनके लिए कुछ नहीं गवर्नमेंट ने किया फिर? राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट यूएई और सऊदीया, कानून बहुत एक्सट्रीम सख्त है। इतना यहाँ सख्त नहीं है जितना वहां सख्त है। ये तो एक ऐसी फैमिली थी जो चली गई और इनको ये 20 दिन से ये मारे खा रहे थे, ये अंधेरों में रखा गया था इनको, हालांकि ये उम्रा करने गए थे। सो वो तो हमारी ये रियासत के डिपार्टमेंट के जो कुछ लोग हैं उनमें एक हुब्बुल वतनी जागी कि कैसे एक पाकिस्तानी को उम्रा करने गई है फैमिली, वो कैसे फंस सकती है। हो सकता है किसी ने फंसाया हो। सिर्फ इतनी अप्रोच को लेकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सिरा मिल गया। एंड हैट्स ऑफ टू रियासत कि उसने उस इतने हाईएस्ट लेवल पे बात की और वो फैमिली फिर हैंड ओवर हुई। हालांकि वो ना भी करते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, बट उस फैमिली को वापस लाए, ये रियासत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। रह गई बात कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं, तो द स्टेट हैज टू टॉक नाउ। स्टेट, हमारा सऊदी अरब से बहुत अच्छा रिलेशन है या यूएई से बहुत अच्छा रिलेशन है। नो डाउट कि इस कानून पे उनका कोई रहम नहीं है, इस पे उनका कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है और हमारा भी नहीं है। बेसिकली वो हमारे साथ जब इशू उठाते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और कि पाकिस्तानी ये करते हैं या वो करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा इशू ड्रग्स भी है। सो अब हम एक हद तक बात कर सकते हैं कि जो लोग हैं उनको आप हैंड ओवर कर दें, हम खुद सजाएं दे लेते हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसी क्राइम की वजह से तो इशू चल रहे हैं हमारे। और इस इशू को अगर हमने एड्रेस करना है तो पहले हमने अपने मुल्क को ठीक करना है, फिर ही हम कुछ बात कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है कि हमें खुद अपने इस्लाह करने की जरूरत है। हम अपने दूसरे मेहमान को वेलकम कहते हैं शो में। डॉक्टर वहबा हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फिजियोथेरेपी जो है वो एक जो ड्रग का आदी इंसान है, मंशियात का आदी इंसान है, उसको भी रिलीफ दिला सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिजियोथेरेपी का एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके घुटने में पेन है, आपके बैक पे पेन है, तो आप फिर ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन क्या जो नशे के आदी अफराद हैं उनके लिए भी हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी? ऑब्वियसली करती है। लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे यहाँ पे ना, कि उनको लगता है कि अगर हमारी मोमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है तो ही हम फिजियो की तरफ जाएंगे। और जो आपकी बात है मंशियात में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो नशे का आदी इंसान है वो क्या करता है, वो नशा करता है और पड़ा रहता है, मोबिलिटी जीरो हो जाती है और कंटिन्यूसली लेटने से और यूजलेस होने से क्रॉनिक पेन उनमें आ जाती हैं। तो ये बहुत ही एक उनके लिए कह लें कि एक इफेक्टिव थेरेपी है। बिल्कुल ठीक है, हम यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। वहबा हमें बता रही थी कि एक मंशियात के आदी इंसान के लिए फिजियोथेरेपी किस तरह से मुफीद रहती है। तो चलते हैं वापस वहबा की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी वहबा बताइएगा। जी, तो हम बात कर रहे थे कि फिजियोथेरेपी हेल्पफुल है या नहीं है। तो हम बात कर रही थी कि सोसाइटी हमारी जो है ना, उसमें बहुत एक बड़ा फिजियोथेरेपी को लेके लैग आ रहा है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, उनको लगता है या हम सबको लगता है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ उन के लिए है जिनको घुटने में दर्द है, बैक पेन आ गई, जॉइंट पेन है, ऑब्वियसली। लेकिन जब हम मंशियात की तरफ बात करते हैं, यह बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि किसी को भी इस चीज का पता ही नहीं है। जब एक कह लें चाइल्ड है या फिर अडल्ट है, जब वो मंशियात में पड़ जाता है, उसकी मोबिलिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, मोबिलिटी जीरो हो गई है और कंटिन्यूसली लेटने की वजह से या मोबिलिटी जीरो होने की वजह से क्रॉनिक पेन्स जो हैं वो आने लग जाती हैं बॉडी में। तो जब फिजियोथेरेपी हेल्पफुल इसलिए है कि जब हम उनको इस चीज में लेके आते हैं तो माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। माइंड बॉडी कनेक्शन से क्या होता है, जब हम बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो माइंड भी फ्रेश होगा और एक्सरसाइज से क्या होगा कि एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि मूड को बेहतर करता है और क्रेविंग्स को कम करता है। तो इस तरह से भी हम लोग ये हेल्पफुल है कि अगर एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं पर्सन को और लेवल पे जाके जो है ये जो आदी है किस लेवल पे फिजियोथेरेपी उसके लिए कारआमद रहती है, क्योंकि जो एक्सट्रीम पे है जिसको कोई पता ही नहीं है दुनिया का, उसके लिए भी हेल्पफुल रहती है? नहीं, उसके लिए ऑब्वियसली फेजेस हैं। जैसे सर ने बात की, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, उनको पहले हमने वहां भेजना होता है। उसके बाद जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि उनको वो कह लें कि सेल्फ स्टीम उनका जनरेट हो जाता है या सेल्फ केयर की तरफ आ जाते हैं, देन अदरवाइज हम लोग पैसिवली करवाते रहेंगे तो जब तक इंसान खुद मोटिवेट नहीं होगा ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली पहले सेंटर्स जो काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो इसकी रोकथाम के लिए काम करते हैं, वो उसमें काम करेंगे। देन हमारा रिहेबिलिटेशन के बाद फिजियोथेरेपी का फेज आता है। सलमान साहब के पास चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स हैं, क्या वो अपना काम ठीक कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा जो आइस का एडिक्टेड है वो ठीक नहीं हो पाता, तो फिर क्या करना चाहिए? यहाँ मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो अलार्मिंग है। पहली बात तो ये, टॉकिंग अबाउट पंजाब के पास अपने गवर्नमेंट लेवल पे सिर्फ 2 रिहैब सेंटर है पूरे पंजाब के पास। एक मुल्तान में, दूसरा लाहौर में मियां अस्पताल में कुछ बेड दिए हुए हैं, एक पागल खाने में कुछ बेड दिए हुए हैं। अब आप देख लें कि अगर किसी ने ड्रग से रिहैब होना है तो उसको एक एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको एक जिंदगी दिखानी चाहिए। ये मियां अस्पताल में या पागल खाने में रख के तो इलाज नहीं हो सकता। पागल खाने में तो जाते ही नहीं है कि हम कोई पागल है। फिर ये कि रिहैब सेंटर तकरीबन लाहौर की अगर बात की जाए तो 350-400 तक प्राइवेट खुल चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा कारोबार बन चुका है आज के टाइम में, लेकिन ये कारोबार जो है ये फायदा देता है अमीरों को। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल क्लास एंड अबव मिडिल क्लास के कितने पेशेंट होंगे कि रिहैब सेंटर 350-400 चल पड़ा है लाहौर में। फिर ये कि दे आर मेकिंग मनी, लाखों करोड़ों में इस टाइम पैसे जनरेट हो रहे हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट डीएचए में जो रिहैब सेंटर्स हैं, वो तो पर डे कॉस्ट 50,000 रुपया। और लोग खुद कहते हैं कि जी हमारे बच्चे के लिए हमें वीआईपी 5 स्टार रूम चाहिए जहां पर वो रिहैब करे और जितने पैसे चाहिए लें। दिस इज द मनी जो वो पेशेंट से ले रहे हैं। डोनेशन अलहदा मिल रही है कि डोनेशन करोड़ों में कितनी मिलती होगी वो एक अलहदा चीज है। अब ये है कि रिहैब सेंटर सरकार बहुत टाइम से बनाना चाहती है। जो यूएन है वो पैसे देती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, यानी कि हुकूमत वक्त को, कि जी आप रिहैब पे काम करें। यूएन की ये पॉलिसी है कि हमें पता चल गया है कि ड्रग कहाँ से शुरू होती है और उसका क्या डायमीटर है। अब ये है कि इसका इलाज कैसे करना है, तो रिहैब सेंटर खोलो। रिहैब सेंटर के लिए देयर इज नो बॉन्डिंग बिटवीन फेडरल एंड पंजाब। अगर फेडरल और पंजाब में बॉन्डिंग नहीं होनी तो पंजाब अपना रिहैब सेंटर खोल ले। मेडिकल सिटी बन रही है, मैडम मरियम जो है वो ऑलमोस्ट हर शहर में ही अपना एक बना रही है हॉस्पिटल, तो उसमें एक रिहैब सेंटर भी हो सकता है। अगर वफाक की बात करें तो वफाक ने कोशिश की है लाहौर में एक रिहैब सेंटर बनाने की। वो दाता साहब हॉस्पिटल जो है, वो जो आया हॉस्पिटल है, उसको रिहैब में कन्वर्ट करने की कोशिश की, बट वहां पे स्टे हो गया। क्यों? सरकार के अगेंस्ट स्टे हो गया, क्योंकि वहां की एक लॉबी थी वो डॉक्टर्स की, उन्होंने स्टे ले लिया एंड फाइनली दैट हॉस्पिटल इज हैंडेड ओवर टू हेल्थ डिपार्टमेंट और वो रिहैब सेंटर ना बन पाया। यानी कि रिहैब सेंटर की इतनी कोशिशें हुई हैं लेकिन रिहैब सेंटर नहीं बन सका। फाइनली एंटी नारकोटिक फोर्स इज नाउ गोइंग फॉर कि वो लाहौर में कहीं बेदिया में और डीएचए के इलाकों में एक ऐसा हॉस्पिटल
कुछ चंद बेड्स का खोल ले जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बेसिकली रियासत ने खोलना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। हम प्राइवेट की तरह पैसे तो कमा नहीं सकते। फैसिलिटीज कॉम्प्रोमाइज नो फैसिलिटीज बड़ी नेक्स्ट लेवल की होंगी, क्योंकि बीच में यूएन जो है उसका भी विजिट होगा, यूएन बॉडीज भी विजिट करेंगी और स्पेशली उनकी फंडिंग भी होती है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, जो लो लेवल पे हैं वो सुना है कि बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं, जंजीरों में जकड़ देते हैं, तो क्या इसमें हकीकत है? देखें, जस्ट टू अलार्म द पीपल और कि रियलिटीज क्या है, नो डाउट अच्छा काम हो रहा है। मैं नहीं कहता कि अच्छा काम नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों का इलाज भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जहां पर हुकूमती वक्त के डेलीगेशंस के साथ जब हमने विजिट किया है, लेट्स से कि हमने एक विजिट किया 8 महीने पहले, जब हम 8 महीने बाद दोबारा उसका विजिट कर रहे हैं तो पेशेंट ही नहीं चेंज हो रहा, पेशेंट उधर क्या उधर है। तो हम अक्सर पता करवाते हैं कि यार ये 1-2 पेशेंट है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहे, 8 महीने हो गए या 9 महीने 10 महीने हो गए। तो एक्चुअली हमें पता चलता है कि क्योंकि वो पैसे इतने अच्छे पे कर रहा है कि रिहैब सेंटर वाले उसको छोड़ते नहीं है, उसका इलाज कैरी ऑन करते हैं कि जी अभी ठीक नहीं हुआ। तो इस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मेरा ये आपके चैनल के तवज्जुह से ये होगा कि मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ कि राइट नाउ ये इतने रिहैब सेंटर, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हजारों इस टाइम हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो अपना रिहैब सेंटर खोलने में थोड़ा डिले हो रहा है तो ये वो रिहैब सेंटर है जो टैक्स फ्री है, जिनके ऊपर कोई बिलिंग नहीं है, जिन कोई टैक्सेशन नहीं देते, एनजीओ टाइप है ना। तो सरकार कहते हैं कि 10% बेड आज से सरकार के नाम करो। अगर आपके पास 10 बेड हैं तो 2 सरकार को दो, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दो लोगों को। तो किसी तरह से इनको लेकर आए सिस्टम के अंदर, वरना तो ये कारोबार है और ये कारोबार आउट ऑफ हैंड चला गया। जो पुलों के नीचे मर रहे हैं लोग, जो ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं, उनके लिए कोई इलाज नहीं है, वो तो लाशें हैं। इनको जो मंशियात फरोशी का काम करते हैं उनको पकड़ने के लिए क्या कानून है? क्योंकि मेरी एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमने अपना सारा गेटअप चेंज करके जब हम एक पॉइंट पे पहुंचे, हमें पता था कि यहाँ पे आना है इसने, हम उसे पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसका अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। तो क्या इनका नेटवर्क कानून से भी ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारे अदारे कुछ नहीं कर पाते? नो डाउट कोई भी चीज कहीं पे कोई क्राइम जो है वो मिली भगत के बगैर नहीं होता, और ये डिनाइल अब रहा नहीं है कि पुलिस बहुत सारे केसेस में एंटी नार्कोटिक फोर्स ने पुलिस वालों को अरेस्ट किया। और पुलिस ने जो आईजी उस्मान अनवर साहब हैं उन्होंने खुद लिस्ट दी है कि 250-300 ये पुलिस वाले शामिल थे ड्रग एडिक्ट्स के साथ, तो उनको उन्होंने नौकरी से बर्खास्त किया। उन्होंने खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी की है। देखें, इजी मनी है, पैसा इतना ज्यादा है कि कोई भी ट्रैप हो सकता है। सो क्या पुलिस वाले तो क्या फोर्सेस वाले, जहां कोई ट्रैप होता है उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त किया जाता है। हम ये डिनाई नहीं कर सकते। और हम कोई 10-12 बंदों की ये जो हरकत है इसके ऊपर हम डिपार्टमेंट पर शक भी नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। रह गई बात कि जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वही इसका हिस्सा है। ये अकाउंटेबिलिटी हर टाइम चलती रहनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ चल रहा है, बेसिकली आप जब सप्लायर को पकड़ें तो आप ये देखें कि आप आज तक सप्लायर बचा कैसे हुआ है, वो सप्लाई कर कैसे पा रहा है, उस एरिया में इतना वो इजीली कैसे मूव कर पा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा उस एरिया में उसका कौन सपोर्टर है। आप सपोर्टर को पकड़ लें, उसकी चेन खत्म हो जाती है। देयर इज समवन सपोर्टिंग हिम। अब वहबा से पूछते हैं कि वहबा जो रिहैब सेंटर से वापस आते हैं तो उनको फिर मेंटेन रखने के लिए कौन कौन सी जो है थेरेपीज करवाई जाती हैं? इसमें अब तो इतनी जदीद आ गई हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स इतने आ गए हैं एडवांस के घर पे भी हम लोग उनको इजीली कर सकते हैं। 2-3 टेक्निक्स ऐसी हैं जो हम लोग घर पे भी सीख के घर पे उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे योगा की टेक्निक्स हैं, ठीक है, डीप ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिव है हमारे रिलैक्स करने के लिए। उसके अलावा सेल्फ स्ट्रेचिंग है जो हम लोग डेली लाइफ में अगर कर लें तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि फिजियो की तरफ जाएं, या फिर कह लें कि हम इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक आ जाती है ये। तो इसी तरह ही उसके सेल्फ स्ट्रेचिंग के बाद अब लोग इतने मोटिवेटेड हो गए हुए हैं कि वो फिर कहते हैं कि भाई हम मेडिकेशन के बजाय हम फिटनेस की तरफ जाएं, हम लोग फिजियो की तरफ जाएं, या कह लें एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग ठीक हो जाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक हो जाएं, मेडिकेशंस की तरफ ना जाएं। तो अब कह लें कि घरों पे भी हम लोग जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, नॉर्मली भी जो पेशेंट्स आते हैं, या कह लें कि मंशियात के बाद भी हम उनको यही चीज़ गाइड करेंगे कि
इसके बाद भी वो घर पे सेल्फ स्ट्रेचिंग करें। सेल्फ स्ट्रेचिंग के बाद उनकी मोबिलिटी इंक्रीज पे आ जाती है, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग आ जाती है, मस्कुलर मोबिलिटी के साथ साथ पेन प्रिवेंशन आ जाती है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम उनको घर के लिए भी गाइड करते हैं, और ये ज्यादा नहीं है, इसमें कोई कह लें कि अपर और लोअर बॉडी की कोई 10 से 12 एक्सरसाइजेज हैं जो हम डेली रूटीन में लेट के भी कर सकते हैं। जैसे हमने मॉर्निंग में उठना है तो हम पहले एक्सरसाइज कर लें अपनी लेट के, उसके बाद हम लोग अपने बाकी एक्टिविटी स्टार्ट करें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है क्योंकि एडिक्टेड जो है, मैंने तो मोस्टली ऐसे ही देखे हैं कि बहुत ज्यादा हाइपर रहना, गुस्सा आना, घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करना, तो उनको कैसे हम थेरेपी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इमोशन को कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं? जी, मैंने अभी बात की थी कि माइंड और बॉडी कनेक्शन की, उसके ही थ्रू जैसे हम कह लें कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स या कह लें कि एंडोर्फिन, डोपामाइन रिलीज होते हैं। जब वो रिलीज होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है वो क्या करेगा, उसको काम डाउन करेगा, और उस हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो उसके एंगर को भी कम करेंगे। तो इस तरह से जब हेल्दी बॉडी होगी तो ऑब्वियसली हेल्दी माइंड होगा, और सारे जो एंगर इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये है कि टाइम टेकिंग है और पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती हैं, हमारी टेक्निक्स वेरी करती हैं, हमारी एक्सरसाइज प्लान वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करती हैं ये चीजें। तो लेकिन ये हम बात करनी है जनरल, मैं बात कर रही हूँ हर पर्सन के लिए कि जब नॉर्मली जो चीज एक जनरल प्लान है एक्सरसाइज का वो किस तरह से एक्ट करेगा। तो उसमें यही है कि जब हम लोग नॉर्मली एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो उससे ये होगा कि बॉडी अगर ठीक से काम करेगा तो ऑब्वियसली वो माइंड को भी हेल्दी रखेगी, माइंड को भी फ्रेश करेगी। और उस तरह से की आप टेक्निक्स बताती हैं फिजियोथेरेपी में जो कि स्ट्रेस को बहुत ज्यादा जो है वो, या खत्म तो स्ट्रेस नहीं हो सकता लेकिन बहुत उसके लो लेवल पे ले आता है और आप खुश रहना शुरू हो जाते हैं। इसमें आप कह लें कि एक तो स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करती है। डीप ब्रीदिंग में क्या होता है कि अगर आप को गुस्सा आ रहा है तो वो आप डीप ब्रीदिंग करें, आप नाक से इनहेल करें और मुंह से आप उसको एक्सहेल करें, और जितना लंबा सांस आप ले सकते हैं उतना लंबा सांस आप लें। ऑब्वियसली 5 सेकेंड आप होल्ड के साथ, नाक से आपने ब्रीथ इन किया जितना आप कर सकते हैं, 5 to 10 जितना आप होल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली हम 5 सेकेंड ही होल्ड करवाते हैं। 5 सेकेंड आपने होल्ड किया, देन स्लोली उसको मुंह से एक्सहेल किया। तो ब्रीदिंग टेक्निक हमारी कह लें कि बहुत छोटी है, और लेकिन इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। एंगर को कम करती है, उसके अलावा हमें रिलैक्स करती है, और इसके साथ साथ जब एंगर होता है तो क्या होता है कि हमारा जो हार्ट की रिदम्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही होता है, पेल्पिटेशन की तरफ जा रहा होता है, टैकीकार्डिया हो रहा होता है, या फिर बीपी के साथ ब्रैडीकार्डिया भी हो जाता है। तो उस चीज में भी ये बहुत हेल्पफुल है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी थ्रू आउट द बॉडी पंप हो रही है, अच्छे से मसल्स को जा रही है, हार्ट का फंक्शन जो है वो, उस पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो भी आपका इसके साथ कम हो जाएगा। इसके साथ साथ सेल्फ स्ट्रेचिंग है जो आपके मसल्स की टेंशन को कम करती है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर मतलब नौजवानों में भी हार्ट अटैक का इशू जो है वो बहुत ज्यादा, सडन डेथ छोटे छोटे बच्चों की हो रही है ऐसे। तो उनको अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज जो है, या फिजियोथेरेपी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऐसा स्टेप है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि इस हम जो जानलेवा ये हमारी बीमारी है उसे बचा जा सके? अच्छा, यहीं पे मैं बात करूंगी कि यंग जनरेशन क्यों इसका शिकार हो रही है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया, 8 आवर्स की हम जॉब करते हैं, बैठते हैं, रात को जाते हैं, खाते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे लेट जाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो कह लें कि हार्ट पे की हेल्थ के लिए हम काम ही नहीं कर रहे हैं, या ओवरऑल बॉडी के लिए हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी हो गया, और डाइट हमारी किस तरह की हो गई है, हम लोग जंक्स ले रहे हैं, जंक लेते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, फैट कंपोजिशन इतनी ज्यादा हो रही है। उस वजह से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, हमें पता ही नहीं चलता, हार्ट रेट इतना ऊपर चला जाता है। इतनी कह लें कि अडल्ट्स हैं, अभी यंग जनरेशन है, उसमें बीपी इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं, हाइपरटेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ आराम पसंद हो गए हैं। हम लोग जॉब भी है तो आराम पसंद है, चेयर पे बैठना है, काम करना है, आ जाना है, सो जाना है, तो हम अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जब कुछ करेंगे नहीं तो यही होगा, क्योंकि देखिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड वाला क्या, आपने अगर बॉडी आपकी कुछ कर नहीं रही है तो माइंड भी कैसे काम करेगा। तो जब दोनों चीजों का कनेक्शन है आपस में, जब हमारी बॉडी कुछ करेगी नहीं, ठीक है, तो माइंड में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जाएगा। उससे क्या होगा
कि हमारी जो बॉडी के सारे फंक्शंस हैं डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। एंडोक्राइन जो फंक्शंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस फंक्शंस है, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए तो हाइपरटेंशन हो रही है ना बॉडी में। हमारे जो एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपर्ली अपनी बॉडी को उस तरह से यूज ही नहीं कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग को यही है कि हम लोग अपनी, जब भी हमारा ओवर थिंकिंग होती कब है, जब हम लोग फ्री बैठे हुए हैं या फिर कह लें कि कोई एक्टिविटी नहीं है हमारी जिंदगी में। जितना आप खुद को मसरूफ रखेंगे उतनी ही आपकी ये वाली चीजें कोप हो जाएंगी। ठीक है, आप उनको कोप करने के लिए जरूरी है आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें। ठीक है, खुद को किसी एक्टिविटी में इंगेज रखें, अपनी एक्टिविटीज इस तरह की कर लें, खुद को क्रिएटिव कर लें, अपनी हॉबीज इतनी जनरेट कर लें कि आपको फ्री बैठ के ओवर थिंक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और तो ओवर थिंकिंग करता भी वही इंसान है जो कुछ नहीं कर रहा, उसको लगता है मैं यूजलेस हूँ और वो खुद कुछ करना ही नहीं चाह रहा। अपनी बॉडी को वो कह लेंगे ना कि वो उसने एक बना लिया हुआ है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और फिर जब फ्री बैठेगा तो ऑब्वियसली ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो लोग नशे के आदी हैं, घर में बहुत पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, अगर 15 पे भी कॉल की जाती है तो वो कहते हैं जी हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है कि इनके लिए क्या होना चाहिए? पेरेंट्स को कहाँ पे कंप्लेन करनी चाहिए? एंटी नारकोटिक फोर्स जो कि फेडरल फोर्स है और पंजाब में बहुत एक्टिव है, 1415 उसकी हेल्पलाइन है। काउंटर नारकोटिक फोर्स पंजाब जो कि पंजाब की स्पेशलाइज्ड फर्स्ट फोर्स है जिसने ड्रग्स के ऊपर काम करना है 5 अगस्त से, जो मरियम नवाज साहिबा ने बनाई है, और ये भी सारे आर्मी वाले हैं जो इस फोर्स को चलाएंगे। उनकी हेल्पलाइन लॉन्च हो रही है 10 दिन में, 1120 है। और ये 2 एजेंसियां हैं जो कि फौज की हैं और सिविलियन भी हैं इसके अंदर। ये फौज की एजेंसियां इसीलिए बनाई गई हैं ताकि वो ड्रग्स को काउंटर कर सकें। आप डायरेक्टली इनसे रब्ता करके अपना मामला हल कर सकते हैं। और पुलिस तो है, ग्राउंड लेवल पे पुलिस है बेसिकली। जब पुलिस को 15 पे कॉल करते हैं, आपका काम ना बने तो आप एजेंसियों को कॉल कर लें, वो भी इधर ही लाहौर में ही है, पंजाब में हर जगह थाने हैं उनके। सो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, एक ये भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि जाहिर बात है पेरेंट्स जो हैं औलाद तो औलाद ही होती है, लेकिन वो ये घबराते भी हैं कि ये मारेंगे बहुत, तो क्या ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मारपीट भी की जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तो ये कि मुल्जिम तो मुल्जिम है, लेकिन अगर किसी ने अपना इलाज करवाना है तो उसको पेशेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और ये जो इदारे हैं, ये जो एजेंसियां हैं, ये भरपूर रिहैब के ऊपर काम कर रही हैं। बेसिकली जब तक हम देखिए, मारने से तो ये मामला नहीं हल होने लगा। मैं तो यहाँ आपके शो में ही ये बताऊं कि अब तो हम एक नेक्स्ट लेवल पे बात करने शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ड्रग्स की, बच्चों की जो ड्रग्स अदालत है वो कायम हो इस रियासत में या सूबे में, क्योंकि बच्चों को जब पकड़ा जाता है तो पेश कर दिया जाता है आम अदालतों में, तो वो क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट होते हैं। तो जब आपने उसको समझाना नहीं, ग्रूम नहीं करना, तो उसने क्रिमिनल ही बनना है, क्योंकि इसमें तो पैसा भी है, तो उसको कोई मसला नहीं है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग फॉर अ जुवेनाइल ड्रग कोड कॉन्सेप्ट के अभी होता है कि बच्चे बेसिकली ना हो ये रहा है कि आज से पहले फैमिलीज पकड़ी नहीं जाती थी। फैमिली जा रही थी तो आपको पता नाके पे छोड़ दिया करते थे, या इन्फॉर्मेशन है तो फैमिली को जाने देते थे। अब जब रोकते हैं तो फैमिली से ही ड्रग निकलती है, औरत के पास ड्रग होती है या बच्चा, और जरूरी नहीं है कि वो बच्चा उन्हीं का हो जिनके साथ वो जा रहा है, वो बच्चा किसी का होता है। सब पैसे के लिए ज्वाइंट हुए होते हैं और उनसे ड्रग्स निकल आती है। अब हर तीसरे चौथे केस में बच्चा निकल रहा है, और फिर हम मेक श्योर करते हैं कि अगर 14-15 साल का बच्चा है तो एजेंसी जो है मेक श्योर करती है कि जी उसको पहले तो छोड़ दिया जाए, उसका रिकॉर्ड रख लिया जाए, दूसरी दफा है तो तब भी लीनियंसी रखी जाती है, तीसरी दफा फिर उसको पेश कर दिया जाता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि उसका क्राइम क्या है, हीनियस क्राइम में वो किस हद तक इन्वॉल्व है बच्चा। लेकिन बच्चों को अब्यूज किया जा रहा है इस पूरे मामले के लिए। कई लाहौर के इलाके हैं जो कि बहुत ज्यादा जाने जाते हैं कि गढ़ है इन चीजों का, तो वहां पे फोर्सेस क्यों नहीं कुछ करती, जबकि मालूम है कि यहाँ पे ये गढ़ है? बेसिकली मैं आपको बताऊं, एंटी नारकोटिक फोर्स फेडरल की जो फोर्स है पंजाब में, उसकी कैपेसिटी आप पंजाब में लगा लें कोई 1500-2000 है। 12.5 करोड़ के सूबे में 1500-2000 है, पूरा पंजाब वो देख रहे हैं। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो सकते हैं इसमें, ये गली गली तो हो नहीं सकता। देखिए, गली गली के लिए आपके पास पुलिस है और डिपार्टमेंट्स में आपस में कम्युनिकेशन बेहतर होना भी जरूरी है। अगर डिपार्टमेंट्स मिलके चलेंगे तो फिर गली गली का इलाज हो जाएगा, वरना तो कैपेसिटी इतनी कम है इदारों की। ये जो नई फोर्स आई है काउंटर नारकोटिक फोर्स पंजाब, अभी उसकी कैपेसिटी 1000 है, 12.5 करोड़ के सूबे में 1000 है सिर्फ ये लोग।
अब 1000 क्या कर सकते हैं वो आप खुद अंदाजा कर लें। अभी जो 1000 हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई फ्रूटफुल काम हो रहा है उनका? 5 अगस्त से लेकर आज के दिन का बता देता हूँ, 125 किलो ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। ज्यादातर डीजी खान से पकड़ी गई है और साहिवाल से पकड़ी गई है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं। जब गाड़ी केपी से या कहीं किसी और जगह से निकल के पंजाब में एंटर होनी होती है और उसने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, ड्रग्स की पुड़ियां करनी होती है, तो वहीं से उसकी रैकिंग शुरू हो जाती है। फिर जब वो आता है केपी से तो उसमें मोटरवे को ऑन बोर्ड लिया जाता है, हाईवे पुलिस को ऑन बोर्ड लिया जाता है, फिर वो जिस जिले में जाता है उसके डीपीओ को ऑन बोर्ड लिया जाता है। तो एक पूरी तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन बन जाता है। फिर जाके उसको पकड़ा जाता है और फिर उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर आर 2 ways टू कंट्रोल दिस ड्रग। एक है आपने डिमांड कैंसिल करनी है कि लोग डिमांड ही ना हो तो कोई जरूरत नहीं किसी को। दूसरा पकड़ना और उनको मारना, वो वाला काम तो चल रहा है ऑपरेशंस का। डिमांड रिड्यूस करना भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डिमांड तो इतनी ज्यादा है कि लोग तो एप्लीकेशंस के जरिए ऑर्डर दे रहे हैं कि घर पे इतनी चाहिए या इतनी चाहिए। फिर पार्टी कल्चर जो है वो आम होता जा रहा है। अब वो पार्टी में यही चलता है। फिर मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ विदाउट नेमिंग इट कि हमारे बड़े बड़े जो कवाली चलती है, बड़े बड़े कवाल जो हैं उनकी कवाली की रौनक आइस के जरिए बहाल की जाती है। और ये हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं कि वो कवाली में कैसे वो झूमते हैं लोग या कैसे इतना रौनक आ जाती है, क्योंकि वो कवाली शुरू होने से पहले उनको ड्रिंक्स में या किसी तरह एनर्जी बूस्टर के तौर पे या एग्जैक्टली एवरीवन इज डूइंग सो। कोई फैशन के लिए कर रहा है, कोई नीड के लिए कर रहा है, कोई पैसों के लिए कर रहा है, लेकिन हर कर रहा है। जी कर रहा है। अच्छा, जो एडिक्टेड लोगों से किस तरह के मुतासरा आपके पास आते हैं, केसेस किस तरह के आते हैं, किन किन चीजों में ये मुलविस रहते हैं? आइस का चल रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा। फिर ये है कि बेसिकली ना अब ड्रग की कैपेसिटी चेंज हो गई है, अब सिंथेटिक ड्रग हो गई है, केमिकल्स के जरिए बनती है। सो केमिकल्स के ऊपर भी बड़ा वैसे ये क्या इतनी सस्ती है? आइस तो बहुत महंगी है, तो इसका हर कोई कैसे अफोर्ड कर सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू कैसे अफोर्ड हो सकती है? नहीं, बेसिकली ये जब आती है ना, जब पंजाब एंटर करती है या लाहौर एंटर करती होगी या किसी भी सिटी में एंटर करती होगी, तो ये आती बल्क में होती है, बट इसको छोटी छोटी पुड़ियों में फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 5-5 ग्राम कर देते हैं, 10-10 ग्राम कर देते हैं, इस तरह करके क्वांटिटी में। लेकिन पंजाब में तो बहुत काम नहीं हो रहा, अदारे पहले से बेहतर नहीं हो गए कारकर्दगी और उनके बिहेवियर वाइज? डेफिनेटली सब कुछ बहुत बेहतर है, बट क्राइम भी उतनी तेजी से बढ़ता है। क्यों? मैंने आपको कहा कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। आप सोसाइटी के मसले, जॉब्स, डिप्रेशन, ये चीजें खत्म करें ताकि लोग उस तरफ ना जाएं। अब ये म्यूचुअली सबने करना है। जब एक बच्चे को डिप्रेशन रहेगा, उसकी नौकरी भी कोई नहीं है, उसके रिलेशनशिप्स में सफर कर रहे हैं, तो उसने इस तरफ ही माइल होना है। और मजबूरी तौर पर सोसाइटी ने काम करना है। अच्छा, एक आइस से मुतासरा इंसान है तो उससे हमें मोहतात कैसे रहना चाहिए? वो क्या जो है वो किस किस तरह का जुर्म कर सकता है? देखिए जी, नशे में तो बंदा कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो नशे वाला होता है उसको तो वैसे ही पता चल जाता है कि जी वो नशा कर रहा है, और स्पेशली उसकी फैमिली को पता चलता है। फैमिली सफर भी बहुत करती है। जिस घर में ये आता है, ये अजाब आता है, ये उस घर को ही पता है बेसिकली। और इस टाइम तो मैं ये कहूंगा कि हर 10वां 15वां घर कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई फैमिली मेंबर अब इस चीज का शिकार है। एक तो ये कि घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है, सारी जायदाद उसी पर लग जाती है उसको ठीक करने में, पहले उसको स्टेबल करने में, फिर छुपाने में। पहले तो ये नहीं थी कि अगर आपका कोई केस अदालत में चला गया तो बस आपकी जायदाद भी खत्म। अभी भी तो ऐसा नहीं है कि कुछ बेहतरी इस साइड पे भी आई है? नहीं, अब आनी तो चाहिए। बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स कि वो किन लोगों के साथ अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मैं हर तरह के लोग मौजूद हैं। कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाते हैं, कुछ लोग उसके इलाज की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन बेसिकली आफ्टर ऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रियासत की है। स्टेट ने मेक श्योर करना है कि वो इस चीज को खत्म करे। ये ना हो कि वो घर घर फैल जाए और फिर हम मजबूर हो जाएंगे जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है घर घर फैल चुकी है। हाँ, एग्जैक्टली। मैं डिनाई नहीं, अगर बाप करता है तो बच्चे शायद कॉपी करते हैं। देखिए, स्मोकिंग से बहुत इफेक्ट हो जाता है। इसमें जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आ गई है ना, तो फिर और कुछ रह नहीं गया। जहां आपने तालीम और जिंदगी सीखनी थी कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, अगर वहां ड्रग आ गई है तो दैट्स ओवर। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने बहुत ली है, बट उतनी तेजी से इसको काउंटर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। वहबा, हमें बताइएगा कि फिजियोथेरेपी किन किन बीमारियों के लिए मुफीद रहती है? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट फिर से मैं वही कहूंगी कि ज्वाइंट पेन है या आपको मस्कुलर कोई मसला है तो फिर ही आप थेरेपी करवाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो किन किन बीमारियों का इलाज सिर्फ थेरेपी से मुमकिन है, फिजियोथेरेपी से मुमकिन है?
देखें, अगर तो कोई कह लें कि अंडरलाइन डिजीज नहीं चल रही है, जैसे कैंसर हो गया या इस तरह की जो बड़ी बीमारियां हैं, उसके अलावा बॉडी में जितनी भी चीजें चल रही है ना, वो बीमारी को खत्म नहीं भी करती ना, तो उनको बहुत हद तक कंट्रोल कर देती है फिजियो के साथ। जैसे एक बंदा दिल की बीमारी में है तो उसको हम कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं हमारी, उसका एक प्रॉपर प्लान होता है। तो ये एक हमारी तो एक कह लें कि प्रॉपर आगे स्पेशलाइजेशन आ गई हुई है कि अगर जैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट है तो उसके साथ हमारी एक न्यूरो फिजियोथेरेपी आ जाती है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, जो कि हमारे ब्रेन के साथ जितने भी डिजीजेस आ रही हैं उनके साथ काम करती है। फिर कार्डियो में भी स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं जो दिल के अमराज के साथ जो मरीज होते हैं उनके साथ काम करती हैं। इसी तरह वुमेन हेल्थ आ गई है कि बिफोर प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम के बाद आपने एक फीमेल को कैसे ठीक करना है। आपको पता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया हुआ है अब हमारे यहाँ पे, तो उसको कैसे कोप करना है, फिजियो के साथ आपने उसको कैसे ठीक करना है। तो ये अब कह लें कि बहुत ज्यादा जैसे जैसे आगे स्पेशलाइजेशन पे काम हो रहा है, देख रहे हैं और वो नहीं किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते और चाहते हैं कि घर में ही कुछ हम खुद ही से एक्सरसाइजेस कर लें, तो ऐसे लोगों को आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस चीज को। सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, तो हर इंसान अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी और लोगों के बेनिफिट्स के लिए भी ना वीडियोस बना रहा है। कोई कह लें कि 30 सेकंड की रील्स चल रही होती हैं जिसमें आपको वो पूरा एक प्लान बता रहे होते हैं कि आप घर पे इसको कैसे ये चीज कर सकते हैं। जैसे नी पेन है या किसी की बैक पेन है या नॉर्मल 8 आवर्स सिटिंग के बाद हमारा पोस्चर जो है वो आजकल बहुत ज्यादा ये पेशेंट्स आते हैं हमारे पास के 8 आवर्स सिटिंग के साथ अडल्ट्स हमारे पास आते हैं कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी के साथ आते हैं कि राउंड बैक शोल्डर हो जाते हैं जिसकी वजह से नेक में पेन जा रही है, रेडिकुलोपैथी जनरेट हो जाती है। तो इसमें ये बहुत सारा जो कॉमन टॉपिक है ना हमारे, उन पे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो कम्युनिटी है बहुत काम कर रही है। वो रील्स बना रही है, छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं। हर एक के लिए तो नहीं है, या अब तो ये होता है कि आप रील्स देखते हैं, आप ऑनलाइन कुछ भी देखते हैं और शुरू हो जाते हैं और ये नहीं देखते कि उससे आपको और मजीद क्या मसला हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली देखें, आपको सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, डायग्नोज बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर आपको जाना ही पड़ेगा, मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जैसे होम मेडिकेशन से बचना चाहिए, वैसे ही खुद डायग्नोसिस से भी बचना चाहिए। लेकिन कुछ बहुत सारी कॉमन चीजें हैं, जैसे सिर्फ नेक पेन है और आपको और कोई सिम्टम नहीं आ रहा, तो उसके लिए सिर्फ ये कि स्ट्रेंथनिंग, आप अपने नेक के मसल को स्ट्रेंथन कर लें। उसी एक्सरसाइज बहुत कॉमन है कि आप नेक मसल में आइसोमेट्रिक्स कर लें नेक की, तो वो सेम है। अगर आपने किसी चीज की स्ट्रेंथनिंग, नी के सराउंडिंग मसल्स को आपने अगर स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए भी नी आइसोमेट्रिक्स आ जाती हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। ज्यादा सरदर्द रहता है और माइग्रेन रहता है, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए यही है कि एक तो माइग्रेन या सरदर्द की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। ये है कि अगर आपका सिटिंग का काम है और आपके थ्रू आउट द नेक जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो गए हुए हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो नीचे से नर्व्स गुजर रही होती हैं उन पे कंप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से वो पेन रेडिएट होने लग जाता है। आपकी सर्वाइकोजेनिक हेडेक आप में जनरेट हो जाती है, या फिर बाजू का, हाथों का सुनपन आ जाता है, चिंटियां चलती हैं, या पेन बाजू में रेडिएट हो रहा है। इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो ये सिर्फ इस वजह से होता है कि आपका एक तो पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक है, या आप स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो, उसकी वजह से भी आपके जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो मस्कुलर टाइटनिंग की एक बहुत बड़ी रीजन है रेडिकुलोपैथी के साथ। जब आपके मसल टाइट होते हैं, ऑब्वियसली नर्व पे कंप्रेशन आने की वजह से आपके जो नर्व्स हैं वो कंप्रेशन आएगा और पेन रेडिएट होगा। तो उसमें ये कि आप एक तो ये कि एंजाइटी और डिप्रेशन की को कम करने के लिए आप वो वाली एक्सरसाइज करें, उनको कम कोप करने के लिए, जैसे मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, स्ट्रेचिंग बताई है, जो कि पट्टों को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं ये चीजें कि आपने जैसे माइग्रेन आ गया, माइग्रेन का यही है कि आप अपने थ्रू आउट द नेक मसल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि ये जो छोटे मोटे स्ट्रेस है, या आपका अगर सिटिंग पोस्चर है, शोल्डर मसल्स को मसाज करना है, सर को नहीं दबाना। नहीं, मसाज नहीं है, ये हमारा डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। एक तो स्ट्रेचेस आ जाते हैं जिसमें नॉर्मली हमने नेक को स्ट्रेच करना होता है, एक आइसोमेट्रिक्स आ जाती हैं जिसमें हमारा मसल जो है वो काम नहीं कर रहा, जैसे आपने सिर्फ अपने हाथ को अपने सर की साइड पे रखना है और इसी साइड पे आपने जोर लगाना है। मैं अपने हाथ से भी जोर लगा
लगा रही हूँ, इसी साइड से अपने सर को भी जोर लगा रही हूँ, और मेरा जो नेक है और हेड है वो सिर्फ न्यूट्रल है, लेकिन मेरा जोर लग रहा है। इसी तरह आपने लेफ्ट राइट बिहाइंड द हेड और फ्रंट पे आपने ये चारों साइड पे करनी है। ये आइसोमेट्रिक्स इनको कहते हैं, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में आती हैं, तो ये हर बंदा कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप नॉर्मल, अगर आपको पेन नहीं भी है तब भी आपको ये करनी चाहिए, अपनी रूटीन में आपको ये लानी चाहिए। और स्ट्रेचेस जो हैं वो मैं यही कहूंगी कि स्ट्रेचेस अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपनी बॉडी को लेके तो ही आप करें, अदरवाइज ओवर स्ट्रेच मसल भी हो सकता है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप मुमकिन है या कैंसर के पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी जो है वो कारआमद रहती है? हाँ, जैसे आप कह लें ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया, उसके बहुत ज्यादा पेशेंट मेरे कह लें कि फैमिली में भी देखने को है कि जब आपकी ब्रेस्ट कैंसर के साथ आपकी थेरेपी चल रही होती है तो उसमें जब आपके कुछ जो कह लें कि नोड्स होते हैं जो आपके अंडर आर्म से भी रिमूव हो जाते हैं, उसकी वजह से आपकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, आपकी जो बाजू है उसकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो वो आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं। वो आपको खुद अब तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपने फिजियो करवानी है और आपने अपने बाजू को लिमिटेड नहीं रखना ताकि ये फ्रोजन शोल्डर की तरफ ना चला जाए। तो आप कह लें कि अब हर डिजीज का एंड पे कनेक्शन जो है वो किसी ना किसी तरह फिजियो से बन रहा है और इसका बहुत बेनिफिट भी हो रहा है। अगर ये पूरी तरह खत्म नहीं कर रही लेकिन आपको हेल्दी और फिट रखने में बहुत मददगार साबित हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वहबा हमारे साथ मौजूद थी, मलिक सलमान बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की, कोशिश की सोसाइटी को अवेयर करने की कि ड्रग्स जो है वो कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, बच्चों को किस तरह, आपने पेरेंट्स को का बहुत अहम रोल है इसमें कि आपने देखना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ मंशियात के आदि इंसान सिर्फ मेडिकेशन या रिहैब सेंटर ही नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी भी उसमें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।